हमारे मुख्य वक्ता, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान विपिन सिंह परमार जी, जिनका जो विषय है वो धर्मशाला में जो निर्माणाधीन हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसको लेकर है, वो इस विषय को लेकर विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करेंगे। मुझे आदेश दिया तो मैं आज इस शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि भगवान राम जी जिनके जन्म स्थान को लेकर पिछले 500 वर्षों से संघर्ष चला आ रहा था, कल वो अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो गए हैं। इसकी मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मित्रों, जिस तरह पिछले दिन हम पूरे देश में देख रहे थे कि वो जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था वो भगवान राम जी की जन्मस्थली अवधपुरी जो हमारी अयोध्या में है, वही नहीं था बल्कि देश और दुनिया में भी जो हम वातावरण देख रहे थे वो पूरी तरह राममय नजर आ रहा था। और आज हम ये कह सकते हैं कि ये जो मानव सभ्यता और सनातन संस्कृति है, इसके इतिहास में एक नया स्वर्ण अध्याय जुड़ गया है। कल हम देख रहे थे कि जिस प्रकार से उस प्राण प्रतिष्ठा के महा उत्सव में जो हम माहौल देख रहे, जो वातावरण देख रहे थे, उसे निश्चित रूप से यह लग रहा था कि यह जो विश्व कल्याण का जो मार्ग है, इसको कल के वातावरण ने जो उसको प्रशस्त कर दिया है। पिछले 500 वर्षों से जिस प्रकार से भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर बने, इसके लिए संघर्ष हो रहा था, और ऐसे इस देश के लगभग 3 लाख हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया था। लेकिन कल जो दृश्य हम देख रहे थे अयोध्या में, मुझे लगता है कि आज वो सारे राम भगत जिनका वो सपना था उसको अपनी नजरों से साकार होते हुए देख रहे थे। और जिस तरह से अयोध्या जो भगवान राम जी की जो जन्मस्थली है, वो लंबे समय से एक सुन्नी जैसी नजर आ रही थी, लेकिन कल के उस कार्यक्रम को देखकर जिस तरह से अयोध्या धाम में जो पुनर्निर्मित जो दिव्य और भव्य मंदिर बना है, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि इस देश और दुनिया की दुआ और संघर्ष से कल प्रभु राम जी अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो गए हैं। मैं इस उपलक्ष्य पर आज आप सबके चैनल के द्वारा ऐसे सभी देशवासियों को और ऐसे सभी राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुझे आज के इस शुभ अवसर पर इतना ही आपसे निवेदन करना था। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री के हमारे सामान्य प्रभारी श्रीमान विपिन सिंह परमार जी की वो अपना संबोधन दे। धन्यवाद श्री त्रिलोक कपूर जी। आपने राम प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या ऐसे विषय को लेकर के आप सभी के सामने अपनी बात रखी है। इससे पहले कि मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला का जिक्र करूं और मैं प्राण प्रतिष्ठा के उस प्रसंग का जिक्र यहाँ पर ना करूं, तो शायद मुझे ये लगता है कि मेरी ये प्रेस वार्ता अधूरी रहेगी। देशवासियों के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर वसुदेव कुटुंबकम
पूरी दुनिया एक परिवार है। ये राम मंदिर व राम की प्रतिष्ठा तो हुई है, पर जो हमारा मूल विचार है, पूरी दुनिया एक परिवार है, ये उसकी प्रतिष्ठा हुई है। उसी तरीके से सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, हमारा सनातन विचार क्या कहता है? हम सभी के भले की चिंता करते हैं और पूरी दुनिया की चिंता करते हैं। ये उसकी प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हम पूरी दुनिया को एक अर्थ के रूप में, एक भविष्य के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं। और कल जो राम प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है, वो पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। ये प्राण प्रतिष्ठा हम उस रूप में देखते हैं। राम हमारे लिए मान है, राम हमारे लिए स्वाभिमान है, राम हमारी संस्कृति है, राम हमारा भविष्य है। राम के चरणों को जीवन में ढालने के बाद हम पूरे विश्व के सुख की कामना करते हैं। ये उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसलिए इस शुभ मौके पर मैं यही कहना चाहता हूं कि जिन नौजवानों ने, जिन लोगों ने राम के इस गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा का मन बनाया था, मुझे कुठारी बंधुओं की याद आ रही है। जिस माता ने तिलक लगाने के बाद अपने दोनों बेटों को अयोध्या भेजा था कि जाओ राम मंदिर का निर्माण करने के लिए, मैं मां तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, पहुंचे थे। एक भाई गोली लगने के बाद मृत्यु हो जाती है। जब जिसकी मृत्यु हो जाती है, दूसरा भाई उसको उठाता है। लोग पूछते हैं कि ये कौन है? भाई कहता है कि ये कार सेवक है, राम भक्त है। गोली से छलनी कर दी जाती है शरीर की। मैं उन शहीदों के चरणों में, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए बलिदान दिया, हम आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उनको याद करना चाहते हैं, श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। मकसद सिर्फ यही है कि जो हमारा विचार है, उस विचार में सभी धर्मों का समावेश है, उस विचार में सभी धर्मों का मान है और सम्मान है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा का जो अयोध्या में कल हुई और करोड़ों लोगों ने साक्षात राम मंदिर और राम जी के प्राण प्रतिष्ठा को अपनी आंखों से देखा, वो इतिहास बन गया है। और मैं और आप, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के हैं, चाहे प्रिंट मीडिया के हैं, आप भी उसके हिस्सा बन गए। आने वाले वर्षों में, आने वाली पीढ़ियों को आप बता सकेंगे कि हर कोई अपने मकान की चिंता करता है कि मेरा सुंदर बढ़िया मकान होना चाहिए, पर प्रभु राम जी को 500 सालों तक टेंट के नीचे रहना पड़ा। ये मार्ग प्रशस्त तब हुआ जब सनातन विचार इस देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर लोगों को बांटने वालों को आईना दिखाने के बाद ये तय हुआ कि नहीं, शाश्वत ये कहता है, सनातन ये कहता है, उसमें पूरा देश एक मुख होकर के आगे चला, आगे बढ़ा। परिणाम ये हुआ कि आज वहाँ प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लला जी के दर्शन खुले हो गए हैं। हजारों की संख्या में वहाँ पर आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं इसके लिए राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद, और श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए जो मार्ग प्रशस्त देश की करोड़ों जनता के माध्यम से करवाया है, मैं उनको भी बधाई व मुबारकबाद देना चाहता हूं। अगला विषय मैंने ये इसलिए कहा है क्योंकि एक बहुत बड़ा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, तो उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। दूसरा, श्री त्रिलोक जी ने यहाँ पर
कहा है कि मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में बोलूं। मुझे लगता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर हम कांगड़ा वासियों या निचले हिमाचल के लोगों के साथ फिर से छल होना शुरू हो गया, फिर से छल होना शुरू हो गया। और ये छल 2012 से 17 तक भी होता रहा। जब कांग्रेस की हुकूमत थी, और तो और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार भी ये छल कर रही है। उसका मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। भारत सरकार ने दोनों कैंपसेस, एक देहरा में और एक जदरांगल धर्मशाला में बनने वाले 500 करोड़ रुपया जारी कर दिया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का, केंद्रीय मंत्रियों का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। जारी तो हो गया, औपचारिकताएं भी हल कर दी गई। कहा गया कि वहां की कुछ जमीन वन की है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, उसके लिए कुछ जो वहां पर शर्तें हैं उनको पूरा कर लिया जाए। यानी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से सारी जो वहां पर कमियां थी उनको पूरा कर दिया गया। जमीन जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर हस्तांतरित होने के लिए तैयार हो गई। कहा गया कि उस जमीन के ऊपर कुछ पेड़ हैं, कुछ पौधे हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को 30 करोड़ रुपए जमा करवाना होगा। जून के महीने में संतुष्टि मिल गई। मैं अपने केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। जो अड़चनें आती थी वहां पर, उन अड़चनों को उन्होंने दिल्ली दूर करवाया और उसका परिणाम यह हुआ कि देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो गया। और जो जदरांगल धर्मशाला का विश्वविद्यालय है, उसके लिए भी उन्होंने जो कमियां थी उनको दूर करवाया। अब बाल जो है कांग्रेस सरकार के पाले में है। 30 करोड़ रुपया एक सरकार के लिए, 30 करोड़ रुपया क्या होता है? 14 वर्षों से यह शिक्षा का मंदिर जो है यह वनवास झेल रहा है। हमने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में, मैंने स्वयं श्री पवन काजल जी जो हमारे ऑनरेबल एमएलए हैं, इस मुद्दे को एक बार नहीं, सरकार बनने के बाद बार बार उठाया है। पर सरकार के ऊपर इस बात का कोई भी असर नहीं है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री धर्मशाला आते हैं, प्रेस वाले पूछते हैं कि आप 30 करोड़ रुपए जमा क्यों नहीं करवाते? मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो हमारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है उसकी मंजूरी नहीं मिली है। कौन अधिकारी हैं जो उनको गुमराह कर रहा है? मेरे पास अधिसूचना है, परंतु मंशा मुझे कांग्रेस सरकार की ठीक नहीं लग रही है। मंशा अगर ठीक होती तो फिजूल खर्ची जो अपने सरकार में कर रहे हैं, और दूसरी बात, पिछले 1 साल से यही कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, तुम्हारे खर्चे जो हैं दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में कई मित्रों के दफ्तर सजा दिए, शिमला में सजा दिए, उस पर कोई कटौती नहीं। पर नौजवानों के भविष्य के लिए जो केंद्रीय विश्वविद्यालय जदरांगल में 30 करोड़ रुपए से जमा करवाने के बाद शुरू हो सकता है, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय का काम कांग्रेस सरकार की उस शर्त को पूरा ना होने के कारण हो रहा है। अब इंतजार नहीं। हमने विधानसभा में मुद्दा उठाया। धर्मशाला के बहुत से संगठन पार्टी की लाइनों को तोड़ करके इकट्ठे होने के बाद धरने दिए, जुलूस निकाले, परंतु अब ये आंदोलन सड़कों पर है। ये सड़कों पर इसलिए होगा
ताकि यहां पर सरकार जागे और कांगड़ा के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, वैसे तो कांगड़ा के साथ, निचले हिमाचल के साथ, पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ हो रहा है। लोग दोराहे पर खड़े हैं। जिस सरकार से उम्मीद और आशा होती है वो मुझे लगता है कि खत्म हो गई है। विश्वास टूट गया है, सब्र खत्म हो गई है। लोग बेबस हो गए हैं कि अब रास्ता तय कीजिए, रास्ता बनाइए। तो अब रास्ता बनाने का जिम्मा हिमाचल प्रदेश के लोगों ने और जिला कांगड़ा निचले हिमाचल के लोगों ने ये भारतीय जनता पार्टी को विश्वास के रूप में सौंपा है। अब उनके और नौजवानों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अब हम आंदोलन का रुख अपनाएंगे और ये आंदोलन का रुख जो है वो निर्णायक रुख होगा, निर्णायक रुख होगा। मैं आप प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस आवाज़ को आप जन जन तक जरूर पहुँचा दें। और 27 तारीख को यहाँ धर्मशाला में हम जो धरना, विशाल धरना, पूरे दिन का धरना दे रहे हैं, सरकार को जगाने का काम करेंगे कि बहुत हो गया, अब सहन नहीं होगा। कंट्रैक्टर ने जिसको काम अवार्ड हुआ है उसने मशीनरी वहां पर खड़ी कर दी है, पर 30 करोड़ रुपया जमा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये 27 तारीख यानी 27 जनवरी 2024 धर्मशाला में विशाल धरना होगा। लड़ाई शुरू हो गई है। ये लड़ाई का मुख्य कारण यही है, हमारी बात ना विधानसभा में सुनी जाती है, ना लोगों की आवाज़ सरकार सुनती है। नौजवान जिनको पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, किराए के भवनों से, उधार से लिए गए भवनों से अस्थायी रूप से चलने वाला ये विश्वविद्यालय, जबकि भारत सरकार ने, केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है, उन्होंने अपनी सारी शर्तें पूरी करने के बाद ये कहा है कि इस काम को जल्दी से जल्दी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ये विषय मैं सारा इस तरीके से रख रहा हूं क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी के बातों को बड़ी गहराई से सुनता हूं। क्या कहते हैं कि हम शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए धन का अभाव नहीं आने देंगे। कहते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे, नौजवानों को अच्छी नैतिक शिक्षा दी जाए, पर वो सिर्फ वाचन वाली बातें हैं, वो व्यवहार में नहीं है। 27 तारीख का जो यहाँ प्रदर्शन हो रहा है उसमें प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी भी स्वयं शामिल होने वाले हैं। और जब वो भी यहाँ पर शामिल होने वाले हैं, पूरा कांगड़ा जिला के लोग, भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक, और हम तो कांग्रेस के विधायकों से भी कहेंगे कि आप भी आओ। तुम्हारे में क्या हिम्मत नहीं है? निचले हिमाचल की आवाज को आप उठा नहीं सकते हैं? मूक बधिर क्यों बने हुए हैं? हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? ये हम उनसे विनती करते हैं, आप आए, खड़े हो जाएं। और मैं तो दूसरे राजनीतिक दलों से भी ये कहना चाहता हूं कि आप भी आइए और अपने हक की लड़ाई यहाँ मजबूती से लड़ने के लिए साथ चलिए। ये मैं आज का विषय आप सभी के सामने मैंने इसलिए रखा है कि भारी दबाव के बाद हमें ये लगने लगा कि नहीं, हमने कुछ समय हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया था, पर अब ये लगने लगा दबाव के बाद कि आओ, तुम खड़े तो हो जाओ, हक की आवाज़ तो उठाओ। और वो हक सिर्फ शिक्षा का भी है, निचले हिमाचल कांगड़ा के साथ जो भेद हो रहा है उसके लिए भी लड़ाई लड़नी है, उसके लिए भी हमें लड़ाई लड़नी है। तो इसीलिए आज हमने ये प्रेस वार्ता यहाँ रखी है और आप सभी हमारे बंधु प्रेस से जुड़े हुए यहाँ पर आप आए हैं। आप समय समय पर हमें समय देते हैं, आप आते हैं, आपका बहुत आभार। जो मुझे बात
मन में थी वो सारी बात मैंने आपके सामने रख दी है। विशेष करके केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के बारे में ये बात मुझे रखनी थी। इस बात को यहाँ पर मैंने रखने की कोशिश की है और विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार 30 करोड़ जमा नहीं करवा पा रही है, इसलिए मुझे लगता है कि घी अब सीधी नहीं टेढ़ी उंगली से निकालना होगा और उसके लिए हम और समाज के लोग मिल करके अपने हक कांगड़ा के साथ हो रहे छल के खिलाफ, ये कोई छल है, कोई मुझे लग रहा है कि कोई सोची समझी चाल है,